हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो आईएएस अकेडमी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ इज़ प्रोफेसर के एस संधू और मैं शुरू करने जा रहा हूं आपके लिए इंडियन हिस्ट्री की एक सीरीज़ जिसकी हम स्टार्टिंग करेंगे पहले एंशिएंट इंडिया से लेके। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर होगा, अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ रीड करना चाहते हैं तो उसके लिए ये पीडीएफ आपको हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल होगा। दिस ऐप इज़ ऑटो आईएएस अकेडमी का ये जो ऐप है ये आपको गूगल प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसके ऊपर आपको टुडेज लेक्चर्स पीडीएफ और इसके अलावा बहुत सारे फ्री और जो पेड जो कोर्सेज हैं वो भी यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल होंगे, जिससे आप अपना सिविल सर्विस प्रिपरेशन जो है उसको बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट, आज हम हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को रीड करने से पहले उसकी क्रोनोलॉजी जो है जो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और आज के लेक्चर में हम दो तीन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले तो जैसे कि हम क्रोनोलॉजी देखेंगे कि एंशिएंट इंडिया को क्या रीड करना है, कैसे रीड करना है और कौन कौन से टॉपिक रीड करने हैं। इससे हमें हमें साथ साथ में क्रोनोलॉजी के साथ साथ हम साथ साथ में सिलेबस डिकोड भी कर लेंगे, क्योंकि जब भी आप कोई सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं सिविल सर्विस पर्सपेक्टिव से, सबसे पहले जो जरूरी काम होता है वो उस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसको डिकोड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक आपने सिलेबस को डिकोड नहीं किया, उसका एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी नहीं बनाया, तो तब तक आप उस सब्जेक्ट के ऊपर अपनी पकड़ नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए मैं एंशिएंट इंडिया की जो क्रोनोलॉजी है उसके बारे में डिस्कस करूंगा और हिस्ट्री हिस्ट्री के सब्जेक्ट के बारे में हम आगे आने वाली सीरीज में बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन एक पॉइंट जो मैं आप सभी स्टूडेंट को जरूर कहना चाहूँगा कि हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट को आप सिर्फ ये मान के मत चलिए कि इट इज़ ए बेसिकली कुछ फैक्ट्स है जो याद करने हैं, बहुत सारी डेट्स याद करनी है, कौन सी वॉर हुई, कब हुई। ये एक पार्ट जरूर है हिस्ट्री के अंदर, लेकिन इसी चीज को लेके बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो हिस्ट्री से या तो कहते हैं कि बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है, या उनको लगता है कि बड़ा लेंथी सब्जेक्ट है और इसको कवर करना बहुत डिफिकल्ट है। ये सारे पॉइंट जो उनके माइंड में आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये शुरुआत ही हमें एक गलत तरीके साइड के ऊपर ले जाती है। जब आपने हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, रीड करना है जब इसको, तो इसका सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि आपने एक बड़ी अपनी अप्रोच को एनालिटिकल अप्रोच रखना है। एनालिटिकल अप्रोच, छोटी सी एग्जांपल है, जैसे मान लिया आपने एक वॉर के बारे में रीड किया है, ठीक है, वॉर के बारे में रीड किया आपने, जैसे फॉर एग्जांपल हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपने कलिंगा की वार पढ़ ली, ठीक है जी, कलिंगा की वार हुई 261 बीसी में हुई, चलो ठीक है, रीड कर लिया हमने, हमें फैक्ट पता चल गया। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा एनालिसिस की फॉर्म में ले जाएं कि कलिंगा की वार 261 बीसी में हुई, ऐसा क्या कारण था कि अशोक ने इस वॉर को किया, और इसके बाद इस वॉर के ऐसे क्या रिजल्ट निकले कि जिसके कारण अशोक जैसा राजा, जो एक बहुत ही एक ग्रेट किंग हिस्ट्री में माना गया है, कि अचानक उसने अपनी स्टेट की पॉलिसी को ही चेंज कर दिया। उसने वॉर बेस्ड पॉलिसी से पीस बेस्ड पॉलिसी की तरफ चला गया। उसके बाद बुद्धिज्म का इसके अंदर क्या रोल रहा, क्या बुद्धिज्म के इन्फ्लुएंस के अंदर आके अशोक ने कलिंगा की वॉर के बाद जो था पीस को अडॉप्ट किया, जहां इसके पीछे कोई और कारण भी थे। ठीक है, अगर आप इस तरह के फैक्ट को थोड़ा सा भी एनालिसिस कर लेते हैं तो फिर आप यकीन मानिए आपको किसी भी फैक्ट को क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ती है और आप में हिस्ट्री का इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बन जाता है। अगर आप हिस्ट्री में जितने भी आप किंग्स के बारे में पढ़ेंगे, अगर आप उस किंग की लाइफ को थोड़ा सा भी एनालिसिस कर लेते हैं, जैसे कि हिस्ट्री में आप देखिए, अब अगर हम 1000 ईयर ओल्ड की बातें करते हैं, इतने राजे हुए हैं, देर आर हंड्रेड्स ऑफ किंग्स देयर, लेकिन हम कितने राजों के बारे में जानते हैं? देर आर वेरी फ्यू पीपल, जो बहुत सारे हम कम लोगों के बारे में हम जानते हैं। और ऐसा क्यों है? तो इसका पार्ट अगर हम थोड़ा एनालिटिकल पॉइंट में ले जाते हैं कि अशोक वाज वन ऑफ द ग्रेट किंग, समुद्रगुप्ता वाज वन ऑफ द ग्रेट किंग, तो उससे हमें अपनी लाइफ के बारे में भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू एडवाइस टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, कि हिस्ट्री को सिर्फ फैक्ट या कुछ राजाओं के नाम या बैटलफील्ड के साथ अटैच मत कीजिए, इसे एनालिटिकल फॉर्म में रीड कीजिए, तो आपको रिजल्ट आपको बहुत बढ़िया यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो हिस्ट्री को हम स्टार्ट करते हैं। आज का जैसा कि हमारा जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, बेसिकली हम हिस्ट्री का एंशिएंट इंडिया के एक आउटलाइन जो है वो डिस्कस करेंगे, और उस आउटलाइन के अंदर हम क्या चीजें लर्न करेंगे, जैसे कि
जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है इसका सिलेबस क्या है। अब देखिए हिस्ट्री तो बहुत वास्ट है, पर एज ए स्टूडेंट ऑफ सिविल सर्वेंट हमें यहाँ पे हिस्ट्री में पीएचडी तो नहीं करना है, हमें एक सिविल सर्विस पर्सपेक्टिव से सब्जेक्ट को तैयार करना है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमें एंशियंट इंडिया में कौन से टॉपिक रीड करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, इसके बारे में हमें लर्न करना है। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि हिस्ट्री को अप्रोच कैसे करना है, हमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री कैसे रीड करना है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रीड करना है, हम इसके बारे में भी हम यहाँ पे लर्न करेंगे। और इसके साथ साथ हम हिस्ट्री को सिर्फ रीड नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, हम हिस्ट्री को अंडरस्टैंड भी करेंगे साथ में उसे। हमारा कोशिश ये रहेगा कि हिस्ट्री हमारे लिए एक ऐसा सब्जेक्ट बन जाए जिसमें हमें पढ़ने में सबसे ज्यादा मजा और एंजॉयमेंट होता है। तो स्टार्ट करने से पहले हिस्ट्री के बारे में अक्सर जब आप कोई भी हिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं, जी मैं जैसे नॉर्मली जब हम सब्जेक्ट की स्टार्टिंग करते हैं तो नॉर्मली वी स्टार्ट विद एनसीईआरटी, है ना, एनसीईआरटी में हम रीड करते हैं। तो एनसीईआरटी जब हम रीड करते हैं तो उसके अंदर हमें 2-3 टर्मिनोलॉजी जो है वो अक्सर देखने को मिलती है कि भाई ये प्री हिस्ट्री है, ये प्रोटो हिस्ट्री है, जहाँ जो हिस्ट्री है, तो इस तरह की टर्मिनोलॉजी काफी आती है। तो पहले हम थोड़ा ये जो टर्मिनोलॉजी है इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। देखिए देयर इज अ फर्स्ट क्रोनोलॉजी, इसके बारे में हम बात करते हैं, इट इज बेसिकली प्री हिस्ट्री। ठीक है, तो प्री हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो प्री हिस्ट्री कौन सी होती है। देखिए ये हिस्ट्री का आप कह लीजिए जहां समय का वो हिस्सा है जिसके बारे में हमारे पास कोई भी रिटर्न या कोई भी ऐसा कोई सोर्स नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसको फॉलो ऑन करके हम उसकी हिस्ट्री के बारे में जान सके। जैसे कि स्टोन एज है, ठीक है, स्टोन एज के बारे में हमें ज्यादातर जो पता चलता है, जो भी हमें केव्स पेंटिंग्स मिलती हैं, जहाँ उनके जो रिमेन्स मिलते हैं, जहाँ उनके बोन्स रिमेन्स मिलते हैं, उसी से हम एक आइडिया लगाते हैं कि स्टोन एज के अंदर जो इंसान था वो कैसे रहता था, क्या खाता था, पीता था, पहनता था। तो प्री हिस्ट्री जिसके बारे में हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद आती है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में जैसे हम टाइम पीरियड लेते हैं, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, प्रोटो हिस्ट्री में हमारे पास नो डाउट कुछ हमारे पास रिटन रिकॉर्ड होते हैं, कुछ हमारे पास जो लिटरेरी एविडेंस है वो हमारे पास होते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू डीकोड देम। जैसे कि हम इंडस वैली की बात करते हैं तो इंडस वैली की स्क्रिप्ट है, पिक्चर बेस में एक स्क्रिप्ट जरूर वहां पे दी गई है, लेकिन वो जो पिक्टोरियल स्क्रिप्ट है उसको हम आज तक डेसिफर नहीं कर पाए, उसे हम रीड नहीं कर पाए, तो जिससे हमें पता नहीं चलता है कि भाई उनका जो इंडस वैली के पीपल थी उनकी जो लाइफ थी वो कैसी थी, जहाँ किस तरह का उनका वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम था या कैसे वो काम चलता था, तो उसमें हमें कुछ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती। तो बेसिकली प्रोटो हिस्ट्री जिसके बारे में हमारे पास रिटन रिकॉर्ड है लेकिन हम उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, तो हमारा ज़्यादातर जो उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग है वो जैसे कि हमें जो इंडस वैली टाइम के ऊपर जो हमें मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में जो हमें एग्जाबिशंस मिली हैं, जो हमने बिल्डिंग्स वगैरह जो हमें उनके टाइम की थोड़ी मिली हैं, जो उनके जो रिमेन्स है, जहाँ पोट्री है, जहाँ इस तरह के जो हमें रिमेन्स मिलते हैं, तो उसी समय का आइडिया लगाते हैं। देन इट कम द हिस्ट्री। हिस्ट्री वो पार्ट होता है जिसके बारे में हमारे पास एक रिटन रिकॉर्ड होता है। जैसे कि मौर्यन की बात करते हैं हम, मौर्यन के बाद जैसे आप देखेंगे 320 बीसी के बाद एक हिस्ट्री जो है बड़ा क्रोनोलॉजिकल वे से स्टार्ट यहाँ पे हो जाती है, और इसके बारे में हमें बहुत सारे रिकॉर्ड भी मिलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र बुक लिखी गई थी संस्कृत के अंदर, इसके अंदर उस समय की स्टेट और स्टेट थ्योरी जो दी गई थी, उससे हमें मौर्यन के टाइम के ऊपर की जो हिस्ट्री है उसको पढ़ने में और उसके बाद का क्या रोल रहा है उसमें हमें काफी अंडरस्टैंडिंग मिलती है वहां पे। तो इसलिए ये 3 टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आती हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। एंशियंट इंडिया का जब हम सिलेबस का पार्ट की बात करते हैं तो हम इन तीनों को ही जो है वो वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। हम एंशियंट इंडिया में पहले पहले प्री हिस्ट्री रीड करते हैं, फिर हम प्रोटो हिस्ट्री रीड करते हैं, फिर हम थोड़ा हिस्ट्री के पार्ट में जो है हम यहाँ पे आगे जाते हैं। तो क्रोनोलॉजी को आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम प्री हिस्ट्री की बात करते हैं। प्री हिस्ट्री में ज्यादातर जैसे आप देखते हैं कि हम स्टोन एज के बारे में बात करते हैं, तो ये जो प्री हिस्ट्री है इसको भी हमने 3 स्टेजेस में यहाँ पे डिवाइड करके रखा है। तो बेसिकली देखिए जो प्री हिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन एवोल्यूशन और क्लाइमेटिक चेंज, ये बहुत एक क्लोज रिलेशनशिप जो है वो दोनों में रहा है। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंजेस आई हैं,
वैसे वैसे जो ह्यूमन लाइफ है उसमें भी बहुत सारी चेंजेस हमें देखने को मिलती हैं। स्टोन एज का अगर हम बात करते हैं, जो हमारा जो पहला पार्ट आता है स्टोन एज का, जैसे हम पैलियोलिथिक पीरियड बोलते हैं, 2 मिलियन बीसी से समवेयर 10,000 बीसी हम इसे यहाँ पे इसकी हम बात करते हैं। तो इस एज के अंदर जो पैलियोलिथिक एज थी, इस एज के अंदर जो ह्यूमंस था, ह्यूमंस जो थे उनकी कोई सेटल्ड लाइफ नहीं थी, ठीक है। ह्यूमंस वर लिविंग जस्ट लाइक एन, जिस तरह एनिमल्स रहते थे तो वैसे ही ह्यूमंस भी रहते थे। पहले ये पेड़ों पे रहते थे, वहीं पे अपना सोते थे, फिर उसके बाद केव्स में आ गए। तो इनकी कोई सेटल्ड लाइफ जो थी ऐसे नहीं थी। लाइफ उस समय जो ह्यूमंस की थी पैलियोलिथिक लाइफ के अंदर, कि सर्वाइवल वाज अबाउट लाइफ। उस समय ह्यूमंस की एक ही कोशिश होती थी कि वो सर्वाइव कैसे करेगा, और सर्वाइव करने के लिए उसको एक तो खाने की तलाश होती थी कि वो खाना कहाँ से लेगा, तो इसके लिए वो अपना फूड गैदर करता था, इसके लिए वो हंटिंग करता था। तो अब खाना खाना है, हंटिंग करना है, तो इसके लिए एनिमल को मारना है। तो इसके साथ साथ यहाँ से अपने सर्वाइवल से उसने कुछ टेक्निक्स को फाइंड आउट किया जिससे वो अपनी लाइफ को कैसे बेटर बना सकता है। जिस तरह से जो ज़्यादातर जो उसके टूल होते थे वो स्टोन के या लाइमस्टोन के बनाता था, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंगली वो अपनी लाइफ को जो था वो जीता गया। यहाँ पे हम एक चीज जिसे हम देखते, जैसे हम नॉर्मली, आपको पता, फायर, द इन्वेंशन ऑफ फायर, जो डिस्कवरी यहाँ पे की गई फायर की, जिससे ह्यूमन लाइफ को बड़ा चेंज कर दिया गया। अब फायर को लेके जब फायर को डिस्कवर किया गया तो नो डाउट इसमें उस समय फायर को डिस्कवर करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, इट वाज ए बाय चांस एक होगा। क्योंकि इंसान उस समय ज्यादातर क्या होता था, केव्स में रहता था, स्टोन के उसके ज्यादातर टूल्स होते थे। तो स्टोन, वी नो इट वेरी वेल कि जब दो स्टोन को आपस में जो टकराया जाता है तो उसमें चिंगारी पैदा होती है। तो ये चिंगारियां बहुत लंबे समय से पैदा हो रही होंगी, लेकिन किसी इंसान ने ये भी सोचा होगा कि यार ये जो चिंगारियां पैदा हो रही हैं ये क्यों पैदा हो रही हैं, और इसका क्या आगे कोई यूज भी किया जा सकता है। ठीक है, ये हमारा एक एक हाइपोथेटिकल एक एनालिसिस हमारा हो सकता है कि ऐसा हुआ होगा। उस समय किसी ने इंसान के दिमाग में तो आया होगा ना कि भाई ये चिंगारी निकली है, तो इस चिंगारी का आगे कुछ किया भी जा सकता है, तो उस चिंगारी को उसने आग में कन्वर्ट भी किया होगा, ठीक है। और इसी चीज से हम ये देखते हैं कि इस आग का जो कन्वर्ट होता है, स्टार्टिंग में ये जो फायर का यूज किया जाता था, इंसान स्टार्टिंग में इसका यूज अपने खाने पीने के लिए नहीं करता था, वो उसने लेटर ऑन किया। स्टार्टिंग में इससे उसको दो बेनिफिट हुए। इसका सबसे पहला बेनिफिट उसको ये हुआ फायर का कि इससे उसे गर्मी मिलनी शुरू हुई, क्योंकि एक आइस एज थी तो टेम्परेचर बहुत कम हुआ करता था यहाँ पे, तो इससे उसे गर्मी मिलनी शुरू हुई। और दूसरा, रोशनी भी आनी शुरू हुई, और एनिमल जो थे वो आग से दूर रहते थे। तो स्टार्टिंग में आग का जो यूज किया गया वो एनिमल से प्रोटेक्शन के लिए, प्लस जो उसे वार्मथ उससे मिलती थी जिससे थोड़ी लाइफ उसकी कंफर्टेबल होगी, कोजी होगी, थोड़ा सिक्योरिटी भी होगी। तो इससे इससे चलते जो ह्यूमंस थे उन्होंने धीरे धीरे फिर आग का यूज खाना पकाना और इन सब चीजों के लिए। अब जब हम इंडिया की बात करते हैं, क्योंकि वी आर नॉट, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हिस्ट्री पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हमें यहाँ पे कोई पीएचडी कर लेना है, ठीक है। वो एक अलग इशू रहता है अगर हमें हिस्ट्री में पीएचडी करना है। तो यहाँ पे हमें जो सिविल सर्विस में जिस तरह के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछे जाएंगे, तो उसके रिगार्डिंग अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि इसके अंदर जो है हमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे आपको ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भाई ये जो पैलेयोलिथिक एज थी इसकी क्या इंडिया में ऐसे कौन सी जगह है जहाँ पे हमें इसके रिमेन्स मिले हैं, यहाँ पे हमें इस तरह की चीजें मिली हैं जहाँ से हमें ये कह सकते हैं कि पैलेयोलिथिक एज के जो ह्यूमंस थे वो इंडिया में रहते। तो यहाँ पे देखिए दो इंपॉर्टेंट जहाँ पे जगह आ जाती है, भीमबेटका केव वैसे भी बहुत पॉपुलर हैं यहाँ पे। तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका केव यहाँ पे आ जाती हैं। नर्मदा वैली इज अगेन इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पे आ जाती है, जहाँ पे हमें पैलेयोलिथिक एज के रिमेन्स मिलते हैं। उसके बाद कर्नाटका में भी हंसोगी कर्नूल केव्स आ जाती हैं। तो कर्नाटका और मध्य प्रदेश ये दो स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे हमें पैलेयोलिथिक एज के जो ह्यूमंस हैं उनके बारे में हमें आइडिया जो है यहाँ पे मिलता है। तो ये आपको याद रखना है कि पैलेयोलिथिक एज की कौन सी जगह है और इंडिया में किस स्टेट में ये मिलती हैं, ये आपको नाम याद रखना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो पैलेयोलिथिक ह्यूमंस था वो उसकी क्योंकि लाइफ सेटल नहीं थी, तो वो एक हंटर और गैदरर था, फूड अपना हंट करता था या गैदर करता था, जो मिलता था उससे वो खाता था, ठीक है। इसके बाद 10,000 बीसी के बाद
हम नेक्स्ट स्टेज में आते हैं एंड दिस इज व्हाट वी कॉल मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड 10,000 बीसी के पीरियड तक आते आते जो क्लाइमेट था वो चेंज होना शुरू हो गया। क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो गया, आइस मेल्ट होनी शुरू हो गई। अब जब बर्फ पिघलती है तो घास भी निकलती है। हमने जो लोग, आप में से जो भी लोग पहाड़ों में रहते तो उन्हें यू नो दैट कि जब सर्दी के बाद स्प्रिंग आती है तो बर्फ जब पिघलती है तो बर्फ पिघलने के बाद बहुत सारी वेजिटेशन, जो फ्लावर हैं ये सारे निकल के आते हैं ना। ऐसे ही 10,000 बीसी के बाद जब आइस मेल्ट होना शुरू हुआ, क्लाइमेटिक चेंज आनी शुरू हुई, इसके बाद हमने देखा कि जो थोड़ा टेम्परेचर था वो थोड़ा वार्म होना शुरू हुआ। इसके कारण जो ह्यूमंस लाइफ थी उसका इफेक्ट भी, उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट जो था पड़ना शुरू हुआ। क्योंकि अब 10,000 बीसी तक आते आते जो ह्यूमंस था उसने कुछ इतनी अंडरस्टैंडिंग जरूर कर ली थी जिससे, क्योंकि वो एनिमल्स के वर्ल्ड में रहता था, एनिमल को हंट करता था और उसको वो खाता था, इस तरह का उसका लाइफ रहता था। लेकिन हंटिंग करते हुए भी उसको इतना पता लगना शुरू हो गया था कि अब कौन से एनिमल हैं जो मेरे लिए हार्मफुल हैं और कौन से ऐसे एनिमल हैं जिनको अगर मैं टेम करूं या जिनको अगर मैं पालना शुरू कर दूं तो उनकी वो जो है मेरे लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। तो यहां से जो ह्यूमंस थे उन्होंने कैटल रेयरिंग को स्टार्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, कैटल रेयरिंग को स्टार्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, थोड़ा बहुत एनिमल को पालना शुरू कर दिया, जैसे डॉग है या इस तरह के एनिमल्स को उसने पालना शुरू कर दिया यहाँ पे। तो थोड़ा सेटल्ड लाइफ आनी शुरू होगी। दूसरा हम यहाँ पे ये देखते हैं, दूसरा हमने ये यहाँ पे ये देखा कि जो टूल्स थे वो माइक्रोलिथ हो गए, यानी कि छोटे छोटे स्टोन के बने हुए टूल थे और बड़े तीखे टूल होते थे जिसको वो साथ में यूज करते थे यहाँ पे। तो अभी तो मैं थोड़ा क्रोनोलॉजी डिस्कस कर रहा हूँ, जब हम पूरे टॉपिक में पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम थोड़ा और भी जो है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो मेसोलिथिक पीरियड के अंदर टूल छोटे हो गए। कारण क्या था? कारण इसमें ये अब होना शुरू हो चुका था क्योंकि एनिमल्स का भी काफी एवोल्यूशन आना शुरू हो चुका था। ठीक है, अब जैसे कि अब डियर है। अब डियर को पहले क्या होता था कि इंसान को एनिमल हंटिंग करने के लिए जो पहले उनके पीछे भागना पड़ता था और भाग के उसको हंट करना पड़ता था। लेकिन अब जो जैसे डियर वगैरह हो गया, तो ये ऐसे एनिमल थे जिसके पीछे इंसान नहीं भाग सकता था क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। तो इसके लिए अब क्या जरूरत थी, यहाँ पे इंसान को अब ऐसे टूल्स की जरूरत थी जिसकी हेल्प के साथ वो दूर रह के भी उनको मार सके। तो इसलिए छोटे छोटे टूल्स बनाए गए जिसके अंदर एरो वगैरह इस तरह का यूज उसने करना शुरू कर दिया गया। और इसका हमें आइडिया पता चलता है दो जगह पे। आप देखेंगे मैसूर में एक जगह है ब्रह्मगिरी, और गुजरात में जो नर्मदा विंध्या वैली यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे हमें टूल जो है वो यहाँ पे मिलने शुरू हो जाते हैं। तो जिससे हमें थोड़ा सा पता चलता है कि मेसोलिथिक पीरियड में थोड़ा सा लाइफ सेटल्ड होनी शुरू हो चुकी थी यहाँ पे, और इंसान जो था उसने अपने लिए थोड़ा सा काम करना, जो सेटल वे से अपनी लाइफ को जो था गुजारना शुरू कर दिया था। इसके बाद आता है न्यूलिथिक पीरियड। न्यूलिथिक पीरियड में अब अभी भी मेसोलिथिक पीरियड में जो ह्यूमंस थे वो अपना खाना गैदर करते थे, इधर उधर जाते थे, खाना गैदर करके लाते थे और फिर उसको खाते थे। अब फिर अगेन वहीं पे ही अब उसी न्यूलिथिक पीरियड में 8000 बीसी से जो आगे स्टार्ट होता है, इस पीरियड में आके हमने यहाँ पे देखा कि उस समय भी कुछ ह्यूमंस ऐसे थे, दे हु थॉट आउट ऑफ द बॉक्स। उन्होंने सोचा कि हम जाते हैं, हम जंगल से खाना जो है वो जैसे जो भी उस समय मिलता था, जो चाहे वीट थी या इस तरह का जो भी थोड़ा बहुत उस समय के जो मेज थी जहाँ ये लेके आते थे, तो हम इसे गैदर करते हैं। तो किसी के दिमाग में ये सवाल उठा कि ये पैदा कैसे होता है? अगर ये जमीन में पैदा होता है तो कोई ना कोई तो इसका जरिया होगा ना जिसको हम इससे पैदा होगा। तो ऐसे ही किसी इंसान ने उसमें से कुछ सीड जो थे, जो जैसे मेज के थे, जहाँ वीट के थे, वट एवर देवर देयर, तो उसको उठाया और उसको उसने ऐसे जमीन पे गाड़ दिया। ठीक है, जमीन में उसे बो दिया वहां पे। ठीक है, नाउ इट वाज ए गेम ऑफ ट्रस्ट। अब वो जो इंसान था उसको ये महसूस होता था कि अगर ये बीज को बोया जाए तो यहां पे प्लांट उगेगा। नाउ इट वाज ए मैटर ऑफ ट्रस्ट एंड कन्विक्शन। ठीक है, और पेशेंस और टाइम भी था इसके अंदर। अब उसी से ही जैसे 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 टाइम बीतता गया और अब बीज बोया है तो पौधा तो उगेगा वहां पे। तो वहां से जब उस बीज को बोया गया और उसमें से एक जो पौधा उगा,
उसी पौधे ने एक नई होप ह्यूमंस को दे दी। वहां पे ह्यूमंस को लगा कि हाँ, हम अपना फूड जो है वो पैदा भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से ही एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग हुई। अब जब ये एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग जो हुई नियोलिथिक पीरियड के अंदर, तो एग्रीकल्चर के स्टार्टिंग करने से क्या हुआ कि इंसान की जो एक सबसे बड़ी जो एक उसकी जो टेंशन थी, जो उसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी, वो क्या थी? फूड, खाना चाहिए मुझे। अब खाना खाने के लिए अब उसे दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब उसने खाना पैदा करने की जो आर्ट थी वो सीख ली थी, इसलिए उसने अपनी लाइफ को और सेटल कर लिया। नदी के पास उसने अपने वो घर जो थे वो बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। वहीं पे उसकी फसल होती थी, ठीक है। अब फसल को काट के लाना और ये लेके जाना, इसके लिए अब इसके लिए भी इंसान को लगा कि कुछ ना कुछ मीडियम होना चाहिए, जिसके लिए व्हील की डिस्कवरी की गई। व्हील की डिस्कवरी होने से जो थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन का जो काम था, इसमें भी थोड़ा इजी होना शुरू हो गया इसकी वजह से, ठीक है। तो व्हील की ट्रांसपोर्टेशन से थोड़ा सा जो था मूवमेंट में जो था वो थोड़ा इजी हो गया, तो इसकी वजह से लाइफ थोड़ी और रेवोल्यूशनरी जो थी होनी शुरू हो गई। अब यहाँ पे जो हमारी जो न्यूलिथिक पीरियड है, इसकी जो सेटल्ड एज है, इसके बारे में हमें, जैसे महाराष्ट्र है, वहाँ का गांव है, एक जगह है इनाम गांव। इनाम गांव के अंदर हमें उस समय के जो न्यूलिथिक पीरियड की जो सेटलमेंट है, इसके बारे में हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है वहाँ पे देखने को मिलती हैं वहाँ पे, ठीक है। और बहुत सारी साइट्स भी हैं जो न्यूलिथिक पीरियड के साथ अटैच की जाती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो न्यूलिथिक साइट्स के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि बरजहूम जो है वो कश्मीर में है, गुफ्तकाल का भी कश्मीर में है, मेहरगढ़ इज अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट साइट इन पाकिस्तान। और एग्रीकल्चर के जो हमें सबसे अर्लीस्ट रिमेन्स मिलते हैं वो हमें यहाँ पे मेहरगढ़ पाकिस्तान में ही मिलते हैं। सो स्टूडेंट, ये क्रोनोलॉजी का हमारा आज का पहला पार्ट है, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है अबाउट द प्री हिस्ट्री के बारे में, थोड़ा सा हमने डिस्कस किया है। और इसी तरह से हम ये सीरीज आगे भी जो है हमारी कंटिन्यू चलेगी, और हम डेली बेसिस के ऊपर एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द टुडेस लेक्चर।